Thank you everyone for my introduction and this opportunity to express my thoughts and knowledge in front of you. So, येतोय आवाज? So my first question is, so I want to start my session with a question. What do you think about your menstrual cycle or woman period cycle? Is it controlled by your uterus, or is it controlled by your mind, or is it controlled by your breath or emotions? What do you think? This is my question. Is woman period cycle not controlled by uterus? Is it? Yes or no? I want answers. Is it controlled by uterus? Yes or no? Okay. No. So does it don't require control of brain? Yes. So it is depend on our brain, our emotions, our feelings, and our overall development of that woman or that female. Okay, so I'm not here to explain you that you have to do this आसन आणि हे आसन असं करायचं, ते आसन तसं करायचं. मला तसं तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं नाहीये. Being doctor, you all are going to treat patients. Okay, तुम्ही सगळे पेशंट ट्रीट करणार आहात. तर पेशंट ट्रीट करताना आता 1:5 हा रेशो आहे आपला पीसीओडीचा किंवा हार्मोनल इम्बैलेंसचा. तुम्ही इथून बाहर पड़णार, आप यहाँ से जब बाहर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा स्कोप है हार्मोनल इम्बैलेंस में वर्क करने के लिए. ओके, लेकिन बीइंग डॉक्टर अगर आप भी वही करोगे कि 3 मंथ्स की आप साइकिल जो होती है तो हार्मोनल पिल्स दोगे, आयुर्वेदा में पेशेंट आए तो भी आप वहाँ पे बस्ती दोगे, मेडिसिन दोगे, डिटॉक्सिफिकेशन करोगे. सो इज इट ओके? इससे पेशेंट ठीक होगा आपका 3 मंथ्स के हार्मोनल पिल्स से? व्हाट डू यू थिंक? पेशेंट ठीक होगा, बट टेम्पररी उनके जो पीरियड से वो नॉर्मल हो जाएंगे, राइट? सो आई वॉन्ट टू टेक यू टू द योगिक साइंस, द डीप कनेक्शन बिटवीन योगा एंड फीमेल हार्मोन साइकिल. ओके, so hormone cycle always depends on your HPO axis, that is hypothalamus pituitary ovarian axis, right? सगळ्यांना माहिती आहे की सांगू पुन्हा? झोप येते का मागे? आवाज येऊ दे थोडा. हॅपी डॉक्टर्स डे. मला नाही आवाज आलाय. हॅपी डॉक्टर्स डे. थैंक यू. ये चला उठा सगळ्यांनी. तर आपल्याला काय करायचंय कि हमें क्या करना है कि हमें वो कनेक्शन जो है फाइंड आउट करना है. ओके, आप 3 महीने की गोली दोगे, पेशेंट ठीक होगा, फिर से उसे वहीं पे जाना है. सो बीइंग डॉक्टर, बीइंग गायनेक, अगर आपको ट्रीट करना है पेशेंट, आप बोलोगे कि मुझे गायनेक प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे नहीं है. अगर आप प्योर आयुर्वेदिक भी प्रैक्टिस करते हो, आप प्योर जीपी भी करते हो, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हो, आप सर्जन भी हो, आपके पास गायनेक के पेशेंट आने ही वाले हैं. बीइंग योर फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली हो, मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, आप खुद हो, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई भी नहीं छुप रहा. तो आप उनके साथ भी यही करोगे, 3 मंथ्स की पिल्स ले लो, फिर नहीं हो रहा है सर्जरी करो. इज इट? आप ऐसे करने वाले हो? तो वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दिस, एंड दैट इज नथिंग बट योग शास्त्र. सो योग इज वर्ड दैट मीन्स कनेक्शन. So I want to take you to that connection that connects your hypothalamus, pituitary and ovarian axis. ये जो एक्सिस बिगड़ गया है, क्या है पैथोफिजियोलॉजी इसमें, क्या होती है पीसीओएस में या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस में? आपका जो हाइपोथैलेमस है वो स्ट्रेस की वजह से जीएनआरएच नहीं सीक्रेट करता, फिर आपकी पिट्यूटरी को अच्छे से सिग्नल नहीं जाता, फिर पिट्यूटरी अच्छे से सिग्नल ओवरीज को नहीं भेजती एंड ओवरीज अच्छे से हार्मोन सीक्रेट नहीं करती. सेम हैपन्स विथ योर थायराइड. ओके, फीमेल हार्मोन, फीमेल बॉडी वी कैन से इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. ओके, मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे गाना बोल रही हूँ, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई अगर पियानो बजा रहा है और उनका कोई सुर ताल नहीं है, सो हाउ डू यू फील? कैसे लगेगा वो गाना? अच्छा लगेगा सुनने के लिए, पूरा बेसुरा होगा, राइट? सो सेम हैपेंस विद आवर हार्मोन कि हमारे हार्मोन एक दूसरे से सिम्बायोसिस से चलते हैं. मतलब जब इंजन है गाड़ी का, इंजन अगर चलेगा तो ही, इंजन मतलब हाइपोथैलेमस, वो चलेगा तो वही आपके पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, वही आपके थायराइड को सिग्नल भेजेगा, तभी थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगी. अगर फर्स्ट स्टेज में ही गड़बड़ी हो गई तो आगे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने ही वाला है. फिर क्या क्या होगा, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सबको पता है, कॉजेस सबको पता है, तो मैं उसमें डीप में
नहीं जाना चाहूंगी। ओके, सो आपके वेट गेन होगा, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी, आपको एंड्रोजन आपके शरीर में बढ़ेगा। आई वांट टू टेक ऑल ऑफ यू टेक टू दैट पॉइंट कि यहाँ पे हम कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। सो एक एक सिम्टम, एक एक पैथोफिजियोलॉजी लेते हैं एंड उस हिसाब से हम आगे आगे देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इन पीसीओएस और वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस इज योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? योर फैट एडिपोज टिश्यूज की वजह से इंसुलिन होता है। तो फर्स्ट हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपको वेट कम करना होगा, राइट? वेट कम करोगे तो आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। वैसे होता भी है, अगर आप देखोगे वेट लॉस के बाद पीरियड्स अच्छे से नॉर्मल हो जाते हैं। सो यहाँ पे योगा विल हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एंड आसना। ओके, सो स्ट्रेचिंग एट व्हाट लेवल? आपके जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है यानी कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग करेगा योगा। Yoga means what? I'm not talking about yam, niyamas and pranayamas. Now I'm talking about asanas. Okay, so asanas will help you to improve the blood supply over your pelvic floor. आपके जो कोई पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स है, पिट्यूटरी है, सॉरी आपका यूट्रस है, ओवरीज है, इनका ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आप बाहर से प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो, तो वो जो ओवरी है दैट विल बिकम लेजी, वो अपने सेल से खुद प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनाना नहीं चाहेगी क्योंकि उसको पहले से बाहर से मिल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस ओवरीज की सेल्स को वर्क करने के लिए काम करने के लिए उनको लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग एंड विद द हेल्प ऑफ पेल्विक फ्लोर आसना। तो आसना आप सबको पता है, सिर्फ नाम में आपको बताना चाहूंगी कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग करने वाले जो आसना है उसमें आप बद्ध कोणासना, बेस्ट है, बटरफ्लाई पोज सभी करते हैं, धनुरासना जिसमें आपके पेट पे, लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, पश्चिमोत्तानासना जिसमें अगेन आपके लोअर जो एब्डोमेन है उसमें प्रेशर आता है। तो ये सारी जो आसना है ये आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बट हम सभी डॉक्टर्स होते हुए भी नहीं करने वाली जो चीज होती है दैट इज प्राणायाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग ऑफ अष्टांग। ओके, योग जो है वो सिर्फ आसन के तौर पे नहीं है। अभी जो हम योग देखते हैं वो उल्टा पुल्टा, शीर्षासन करो, चक्रासन करो, दैट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ योगा, आसना। ओके, सो हमें क्या करना है, यम नियमों का पालन करते हुए, मतलब क्या, यम नियम आपल्या आयुर्वेदातले सद्वृत्त पालन आणि आहार, डाएट याच्यामध्ये येतात। देन यू नीड टू फॉलो आसनास, देन उसके बाद आप प्राणायाम में जाओ। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पीसीओडी में एंड्रोजन का बढ़ना, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, ये सिम्टम पहले देखा जाता है। ओके, उसमें क्या होता है, फिर हिर्सुटिज्म आता है, बाल्टनेस आता है, जो मेल कैरेक्टर्स है पेशेंट के वो आगे ज्यादा बढ़ते हैं। मेल कैरेक्टर्स बढ़ना मतलब क्या, हेयर्स आते हैं उनके मुस्टिस पे, या फिर लीनिया अल्बा जो होता है वहां पे उनको हेयर्स ज्यादा आते हैं। तो ये मेल कैरेक्टर बढ़ रहा है। योगा में, योगा फिलॉसफी में एक बहुत बढ़िया, आप कहोगे कि बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिससे हम फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। किसी को पता है फेमिनाइन एनर्जी योग की सहायता से कैसे बढ़ाते हैं? नहीं। सो योगा में एक संकल्पना है। देखिए, जैसे हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमारी कुछ संकल्पनाएं होती है, त्रिदोष, प्रकृति, सामान्य विशेष सिद्धांत एंड ऑल। जब हम मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं तो हमारे सिस्टम्स होते हैं, 9 सिस्टम्स हम डीपली पढ़ते हैं। वैसे ही योगा में, योग शास्त्र में कुछ फिलोसॉफीज है, उसमें से एक है नाड़ी विज्ञान। ओके, व्हाट आर नाड़ीज? दीज आर एनर्जी चैनल्स जो आपके बॉडी को पूरी तरीके से सप्लाई करते हैं। बट आप बोलोगे कि हमने डिसेक्शन किया, हमें कभी नाड़ी नहीं दिखी, हमने डिसेक्शन किया, कभी चक्रास नहीं दिखेंगे। 100 साल के बाद कोई फॉरनर उस पे डिसेक्शन करेगा, ढूंढेगा, रिसर्च पेपर डालेगा, देन हम बोलेंगे अरे हाँ ये हमारा ही साइंस था। करना है ऐसे हमें, तो हमें हमारा जो साइंस है एंशिएंट उसको डीपली सीखना है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट नाड़ी विज्ञान। नाड़ी जो होते हैं वो 72,000 बोली गई है, उसमें से 3 मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, उसमें से भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। ओके, सो ईड़ा,
पिंगला एंड सुषुम्ना। सुना है, स्वस्थ वृत्त में लिखा तो होगा आपने, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ओके, सो उसका रियल मीनिंग समझिए। आप टेलबोन को इमेजिन कीजिए, टेलबोन से आपके दो नाड़ियां इस प्रकार से ऊपर जा रही है, एक राइट नॉस्ट्रिल को सप्लाई करती है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को सप्लाई करती है दैट इज ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसे कहते हैं, फेमिनाइन इन नेचर होती है। ये नाड़ी ठंडी होती है। कभी भी आपको एंजाइटी लगे, घबराहट लगे, बीपी बढ़े, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन उसके पहले शांत बैठिए एंड सिंपली आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कीजिए। लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तो आप देखिए 10 मिनट के बाद बीपी जो है 10-20 काउंट से नीचे आएगा। आपकी एंजाइटी, जो आपको घबराहट हो रही है, वो भी कम होगी। ओके, सो व्हाई रिलेशन इन दिस, इन द एंड्रोजन, जो एक ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है, यहाँ पे क्या है, तो एंड्रोजन बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, मतलब उस औरत में एक पुरुष के जो गुण होते हैं, एंड्रोजन मेल हार्मोन, वो बढ़ रहे हैं। तो उसका स्त्रीत्व बढ़ाने के लिए, उसमें फेमिनाइन एनर्जी बढ़ाने के लिए वी नीड टू एडवाइस कर चंद्र भेदी प्राणायाम और चंद्र शोधन प्राणायाम करके देखिए। एक 21 डेज आप उन पेशेंट को बोलिए, आपको खुद अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। हम वो कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ओके, तो चंद्र शोधन प्राणायाम आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करेगा, तो आपके टेस्टोस्टेरोन की, जो पेशेंट के या फिर यहाँ पे कोई पेशेंट हो तो उनके टेस्टोस्टेरोन की लेवल धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगी एंड देन आपको जो है पीसीओडी में इसका बेनिफिट होगा। ओके, सेकेंड चीज पीसीओडी में पाई जाती है, फर्स्ट हमने देखी वेट गेन, उस पे आसनास काम करेंगे, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जो जो आसना पेल्विक फ्लोर के वो काम करेंगे। प्राणायाम में आपको बहुत ज्यादा तरीके से, फर्स्ट प्राणायाम आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हो, चंद्र भेदी प्राणायाम आप एडवाइस कर सकते हो। सेकेंड चीज इसमें होती क्या है, अभी स्ट्रेस ज्यादा होता है इन लोगों को, ओके, या फिर स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी होता है, पीसीओडी की वजह से स्ट्रेस होता है, तो ये एक विशियस साइकिल होती है। सो ज्यादा स्ट्रेस हो जाने की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो कब आता है हमारे बॉडी में, स्ट्रेस के बाद। ओके, सो अगेन कॉर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाता है, स्ट्रेस जीएनआरएच को कम करता है एंड अगेन वो एक्सिस जो है वो बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, दवाई कहाँ पे देते हैं, पेट में। किस ऑर्गन की दवाई देते हैं, ओवरीज की, या फिर थायराइड का पेशेंट है, थायराइड की। असर कहाँ पे होगा, वहां पे ही होगा, लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, टेम्पररी होगा। कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट कौन है, इसमें कहाँ से बिगड़ गया है, सिम्बायोसिस, उसका स्टार्टिंग इंजन कहाँ से बिगड़ा है, आपके ब्रेन से। सो ब्रेन से अगर बिगड़ गया है, हम पेट में काम करेंगे, ओवरीज पे डायरेक्ट हार्मोन देंगे, तो वो जो रिलीफ मिलने वाला है दैट इज ओनली टेम्पररी। अगर आप पेशेंट को अच्छे से ठीक करना चाहते हो, पेशेंट को छोड़ो, चलो पेशेंट हमारे पास बार बार आए, ऐसे सबको चाहता है, सबको हमें चाहिए कि सब पेशेंट बार बार आए, लेकिन अगर आप खुद पेशेंट हो, आपके फैमिली पेशेंट है, तो आपको लगेगा कि पेशेंट ने ऐसे रिकरेंट उनको होना चाहिए, ये डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर के पास जाए। सो वहां पे हमें कुछ तो अलग करना है। इफ यू वांट टू डू गायनेक प्रैक्टिस इन आयुर्वेदा, यू नीड टू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ योर गायनेकोलॉजी, यू नीड टू बी अ गुड योग टीचर एंड आपको एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। आप, मैं तो कहूंगी कि अच्छा काउंसलर हो तो आप पहले दो नहीं हुए तो भी चल जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ व्याधि में आपको काउंसलिंग इज द की ऑफ योर ट्रीटमेंट। ओके, मतलब जो आप समझो कि पेरीमेनोपॉजल फेज की वुमन आती है, आते ही रोने लगती है अपने ओपीडी में, तो उनको काउंसलिंग चाहिए। मेनोपॉजल सिम्टम, काउंसलिंग चाहिए। इनफर्टिलिटी पेशेंट, काउंसलिंग चाहिए। उसके साथ अगर आप ये योग शास्त्र का जो ये नॉलेज है ये अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट। ओके, सेकेंड चीज में जो एक्सप्लेन कर रही थी दैट इज कॉर्टिसोल लेवल। मीन्स क्या होता है हमारे शरीर में, आप सबको पता है, नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमस के दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है दैट इज अगेन हमेशा हाइपर वाले लोग, मतलब स्ट्रेस, ज्यादा हार्ट बीट, ज्यादा पसीना, ज्यादा हीट,
ज्यादा उनमें इन्फ्लेमेशन, ये चीजें सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की है। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या है? आपकी गट एंड रिलैक्स। अभी जो पीछे सभी रिलैक्स हो रहे हैं उनकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रही है। ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ज्यादा एक्टिवेट रहना जरूरी है। ओके, हमारे लाइफ में उल्टा होता है, स्पेसिफिकली पीसीओडी के पेशेंट में और उल्टा होता है। पीरियड्स नहीं आए उनको टेंशन होता है, फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल, ऑफिसेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करने को हो रहा है उसका भी उनको गिल्ट आता है, उसके भी उनको टेंशन आता है। सो इस सभी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वी नीड टू एक्टिवेट आवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कैसे करेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। ओके, सो फर्स्ट वी हैव सीन चंद्रभेदी प्राणायाम। सेकेंड बहुत सिंपल, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो बट हम कोई करते नहीं है, दैट इज डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। अभी बताइए, आप जो श्वास ले रहे हो, मैं जो श्वास ले रही हूँ, दैट इज ओनली 30 to 40% ऑफ लंग्स वी आर यूजिंग। ओके, जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, सी अभी अगर आप श्वास ले रहे हो ना तो 450 450 सीसी इतना श्वास या फिर 550 सीसी इसके बीच में श्वास हम लेते हैं। बट वेन वी डू डीप ब्रीदिंग इट इज 8 to 10 टाइम्स मोर, 4500 ते 5500 इतका आपण जास्त ऑक्सीजन घेत, इतना हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। तो जितनी डीप ब्रीदिंग ज्यादा, जितना ऑक्सीजनेशन ज्यादा, वही ऑक्सीजन हार्ट से सभी सेल्स को जाएगा, वही ऑक्सीजन ओवरीज को सप्लाई करेगा, तो वही ऑक्सीजन से वो ओवरी हील होने लगेगी। ओके, अगर आपको कट गया तो वहां पे क्या चाहिए आपको हीलिंग के लिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो अच्छा ब्लड, एफी एंड ऑक्सीजन। तो ये चीजें अंदर हम हमारे प्राणायाम से बढ़ाएंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ओनली डीप ब्रीदिंग यू कैन डू। ओके, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अभी आप आपकी खुद की ब्रीदिंग चेक कीजिए। आप जब श्वास लेते हो तो पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है? बताइए। श्वास ले रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है? अंदर, बाहर। सो जिनका पेट बाहर जा रहा है दे आर डूइंग राइट ब्रीदिंग, जिनका पेट अंदर जा रहा है उनकी ब्रीदिंग पैटर्न रॉन्ग है, जस्ट करेक्ट इट। ओके, जो डायफ्राम है हमारा यहाँ पे, तो हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स में स्पेस बनेगी ना श्वास लेने के लिए या फिर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो वही चीज हमें करनी है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतनी सेल्स की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग प्राणायाम डेली यू नीड टू डू फॉर 10 to 15 मिनट्स एट लीस्ट। ओके, उसके बाद जो मेन प्राणायाम और इम्पोर्टेंट है दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। सभी ने किया है, करेंगे एक बार? चल करते हैं। टेक योर बोथ हैंड्स, close your thumbs with your ear, close your earlobes with your thumb, second finger on your eyebrows, third fourth on your eyes। दबाना नहीं है आईज को, सिर्फ रखिए लास्ट नोज एंड लिप्स के बीच में। दिस इज षणमुखी मुद्रा। वी आर क्लोजिंग आर ऑल सेंसेस, जो कुछ हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है उसमें से नाक को छोड़ के हम सब क्लोज कर रहे हैं। श्वास लीजिए, ध्यान आईब्रोज के बीच में लेके आइए एंड हमिंग भी साउंड के साथ श्वास छोड़िए। 1 more time, take a deep breath in, try to feel the vibrations। okay, inhale and छोड़िए with humming sound। ओके, रिलैक्स। सो ये जो वाइब्रेशंस है ये वर्क करते हैं। आप बोलोगे इससे क्या होगा? नहीं, देखिए वाइब्रेशंस, मंत्रा चैंटिंग, ओम चैंटिंग, चक्र हीलिंग चैंटिंग, ये जो सब चैंटिंग्स है ना, ये वाइब्रेशंस पे काम करते हैं। हमारे शरीर में 70% वाटर है, ओके, इन फॉर्म ऑफ ब्लड या फिर लिम्फेटिक फ्लूइड या फिर वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। तो ये भ्रामरी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स यानी LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। ओके, कैसे काम करती है? ये वाइब्रेशन जो है हमारे ब्रेन के पर्टिकुलर सेंटर्स को ट्रिगर करते हैं। आप बोलोगे ऐसे नहीं है, तो रिसर्चेस पढ़िए भ्रामरी के ऊपर, मंत्रा चैंटिंग के वाइब्रेशंस के ऊपर
बहुत ज्यादा रिसर्चेस आपको देखने के लिए मिळेल. म्हणजे आयुर्वेदामध्ये जितकं काम चाललं नाही ना तितकं काम योगाच्या फील्डमध्ये चालू आहे. कारण याच्यामध्ये बाहेरच्या देशामध्ये योग जास्त लवकर पोहोचलाय आयुर्वेदापेक्षा आणि तिकडे खूप जास्त रिसर्चेस होऊन मग ते आपल्या याच्यामध्ये पब्लिश होतात आणि मग ते आपण फॉलो करतो. ओके, आपण जर आपल्या सायन्सला हमने अगर हमारे ही साइंस को बिलीव के साथ अगर किया होता तो ये बात अभी हमें नहीं आई होती कि हम बाहर के लोगों का सुने. ओके, माझ्या मते तर आयुर्वेदाचं योगशास्त्राचं प्रत्येक सूत्र हे रिसर्चच्या नंतर झालेलं आहे. बघा ना तुम्ही, म्हणजे वात प्रकृती, वाताच्या लोकांचं आपण म्हणतो तत्र वृक्ष लघुशी तश चलो निलाहा. तर मग हे त्यांनी 1000 पेशंट पाहिले असतील. 1000 पेशंट मधले 100 ड्राय स्किन वाले, थोडेसे शाव रंग वाले, ड्राय हेअर वाले वेगळे काढले असतील. तेव्हाही त्यांना अपोज करणारी लोक असतील, जसं आता आपण रिसर्चला अपोज करतो तसेही तेव्हा लोक असतील. त्यांनी हे करून मग त्यांनी ते सूत्र काढलं असेल आणि मग त्या सूत्राची इतकी की आता 5000 वर्षानंतर सुद्धा वात प्रकृतीच्या किंवा वात प्रकोपाच्या लक्षणांमध्ये ही लक्षणं दिसतात. का असेल हे? ॲलोपॅथीने एक टॅबलेट काढली की 10 वर्षांनी त्यांनी चेंज केली आणि त्यांनीच सांगितलं की नाही, ह्याने आता हायपरटेन्शन होणार आहे किंवा ह्याने आता डायबिटीस होणार आहे किंवा हे आता केमिकल कॅन्सरस आहे. पण आपलं सायन्स 5000 योगशास्त्र सुद्धा योगशास्त्र त्याच्या आधीपासून हे तेव्हापासून तसंच्या तसं आहे. ओके, सो कमिंग टू भ्रामरी. भ्रामरी काय करणार आहे? आपल्या शरीरात व्हायब्रेशन क्रिएट करणार आहे. व्हायब्रेशन तुमच्या शरीरातल्या, तुमच्या ब्रेन मधल्या अॅमेग्डेलाला काम करणार आहे. व्हॉट इज अॅमेग्डेला? अॅमेग्डेला एक तुमचं इमोशनल सेंटर आहे. आपण नर्वस सिस्टीम मध्ये अॅनाटॉमी मध्ये वाचतो आणि मग सोडून देतो. ओके, सो ध्यानामध्ये आणि भ्रामरीमध्ये, स्पेसिफिकली मेडिटेशन मध्ये अॅमेग्डेला हा शांत होतो. त्यामुळे तो HPO एक्सिस जो बिघडलाय, जो HPO एक्सिस बिगड़ गया है वो नॉर्मलाइज होने के लिए बहुत ज्यादा उसका जो ये है नॉर्मलाइज रीसेट हो जाता है. ओके, सो दैट इज अगेन वन थिंग. सो प्राणायाम में हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट इज चंद्रभेदी, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम, abdominal breathing pranayam and भ्रामरी प्राणायाम. ओके, देन कमिंग टू एक मिनट है, मेरे नोट्स थोड़े से. भ्रामरी प्राणायाम में हमें और एक चीज देखनी है कि वेगल नर्व का एक्टिवेशन. सो व्हाट इज वेगल नर्व? अगेन स्विचिंग टू एनाटॉमी. एनाटॉमी में क्रेनियल नर्व, टेंस नर्व, वेगल नर्व विच सप्लाइज योर ब्रेन, योर हार्ट, योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर गट. आपने देखा होगा कि कभी पेट खराब हो तो बहुत ज्यादा दिमाग में ये आते हैं एंड अगर दिमाग खराब हो तो लूज मोशन लग जाते हैं. IBS चे पेशंट बघितलेत तुम्ही? IBS के पेशंट में वैसे हम देखते हैं ना, पेट दिमाग में और दिमाग पेट में. तो सेम वैसे ही ये जो वेगल नर्व है ये अगर बिगड़ गई, इसका अगर एक्टिवेशन नहीं हुआ तो फिर हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है. सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन के लिए अगेन वेगल नर्व एक्टिवेशन बहुत जरूरी है. कैसे होता है वेगल नर्व एक्टिवेशन? विथ हमिंग साउंड. तो अगर इफ यू आर नॉट ओके स्पिरिचुअली विथ ओम, देन यू कैन ओनली चैंट म. ओके, आप म चैंट कर सकते हो. आप किसी चक्रा का जो बम है, रम है, वो चैंट कर सकते हो. अगर आपको ओम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हो. अगर वो भी है तो भ्रामरी के तौर पे ऐसे जब आप करोगे या फिर पेशेंट को बोलोगे तो पेशेंट जो है उनके HPO एक्सिस बैलेंस होने के लिए आपको हेल्प होगी. ओके, आगे चलते हैं ध्यान की ओर. ध्यान की बातें मैंने बता दी है. ध्यान से क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन तो होगा ही, लेकिन हमारे ब्रेन में जो अल्फा वेव्स है, थीटा वेव्स है, जो आपके हॉर्मोन्स की हीलिंग के लिए जरूरी है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ये भी रिसर्च में पाया गया है. इसके सभी के EEG किए हैं, सभी के ब्रेन के EEG किए एंड उसके बाद ये रिसर्च आया है कि अल्फा एंड थीटा वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ योग निद्रा और एट द टाइम ऑफ योर मेडिटेशन. तो ये अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत जरूरी है. ओके, सो आप चैंटिंग जो आप ध्यान है वो कैसे कर सकते हो? एक तो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होता है. यू हैव टू विजुअलाइज योर ओवरी इज गेटिंग सिक्रेटेड वेरी गुड हार्मोन, वो अच्छे से हार्मोन सिक्रेट कर रही है. अदरवाइज चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास हमारे, उसमें से लोअर एब्डोमेन जो है दैट इज द स्थान ऑफ स्वादिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, जी ओवरी,
से जो ब्रेन त्याचा अधिष्ठान विसरलंय किंवा जो अधिष्ठान वो भूल गया है, तो वो जो अधिष्ठान है स्व का अस्तित्व स्थापित करने के लिए स्वादिष्टान चक्रा हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसके भी बहुत ज्यादा एक्चुअली ये डीप है, ये आपने सीख के ही करना है। ओके, आप ऐसे नहीं करोगे कि आज मैं स्वादिष्टान चक्रा हीलिंग कर रही हूँ, नहीं, उसके कुछ बेनिफिट्स डीमेरिट्स भी हैं, तो आपको ये समझ के करना है। लेकिन अगर आप उसका वम, स्वादिष्टान का एक बीज मंत्र होता है VAM, तो अगर ये चैंटिंग आप उस पेशेंट को ऑडियो लगाओगे या फिर उनको बोलने के लिए कहोगे, तो आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, तो नहीं, इससे जो साउंड क्रिएट होगा वो ब्रेन में जाएगा एंड वो ब्रेन के उस पार्ट को ट्रिगर करेगा जहां से ओवरीज को सिग्नल भेजना है, दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड वहां पे जाके ये काम होगा। सो ये जो है HPO एक्सिस हमें सेट होने के लिए एक तो आसनास, देन प्राणायामास, देन प्राणायाम जो बताया मैंने वो, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो बताया वो, देन ध्यान, धारणा इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, आप ध्यान भी कर सकते हो, धारणा भी, दोनों के जो बेनिफिट्स है वो सेम आएंगे। एंड देन आप इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ एक हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट को एक अच्छे से ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हो। ओके, बहुत सारे योगा टीचर्स विदाउट मेडिसिन PCOS पे ट्रीटमेंट, उसे योगा थेरेपी कहते हैं। मतलब हमारी जैसी थेरेपी होती है ना, वैसे उन लोगों की थेरेपी होती है। वो लोग विदाउट मेडिसिन, एक भी मेडिसिन यूज नहीं करते हुए पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पर्टिकुलर पेशेंट को पर्टिकुलर आसनास, पर्टिकुलर प्राणायाम, पर्टिकुलर मुद्रा, पर्टिकुलर उनको ध्यान देके वो पूरे उनके माइंड से कवर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बॉडी पे काम करते हैं, राइट। मतलब हमारी जो फिजिक हमें दिखता है, पेशेंट को एसिडिटी है तो हाइपर एसिडिटी की दवाइयां दो, या फिर सुख शेकर दे दो, या फिर अम्ल पित्त मिश्रण दे दो, या फिर ओमेस दे दो। लेकिन वहां पे योग शास्त्र में जो मेन कल्प्रिट है ब्रेन, वहां से काम करने के लिए प्रोवोक किया जाता है, वहां से ही काम पहले स्टार्ट होता है। सो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो ये सभी चीजें आपको करनी है। ओके, रुतुजा मैम ने मुझे दूसरा जो टॉपिक बोला था वो था कि प्रीनेटल योगा। सो प्रीनेटल में योगा क्यों जरूरी है, कोई जग रहा है तो बता दीजिए। कोण कोण जागेल त्यांनी सांगा। नॉर्मल डिलिव्हरीला फक्त नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी आपल्याला योगा करायचा आहे का, तर नाही। तिथेही सांगते, आपल्यापेक्षा ते लोक खूप पुढे बाहेरच्या देशात। इपिजेनेटिक्स नावाची वेगळी ब्रँच डेव्हलप झालीये, इपिजेनेटिक्स नावाची वेगळी ब्रँच डेव्हलप झालीये की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जीन्स आपले जे आहेत, आता आपण म्हणतो जीन्स बदलू शकत नाही आपण, राईट, पण जीन्सचे एक्सप्रेशन बदलण्याची क्षमता प्रीनेटलच्या वेळेस आईच्या आहार विहारावरती असते। सॉरी मैं बीच में मराठी में जा रही हूँ। तो जो इपिजेनेटिक्स में जो जीन्स होते हैं, तो जीन्स के एक्सप्रेशंस को, अभी मैंने किसी को डांटा तो उसने वो कैसे लेना है, पॉजिटिवली लेना है, उससे उसका बीपी बढ़ेगा या फिर इग्नोर करेंगे, वो जीन एक्टिव करे और स्विच ऑफ करे, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। तो ये चीजें सभी फॉरेन में चल रही है कि फीटल साइकोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इन पे काम चल रहा है ताकि वो इस हमारे साइंस को वहां पे प्रमोट कर सके। ओके, सो दिस इज ऑल्सो साइंस। गर्भ संस्कार, कोई भी हमारे आयुर्वेदा की भी लोग बोलते की फेक आहे आणि काय होतंय मंत्र म्हणून, पण खरंच याच्यावरती सच में यहाँ पे जो बाहर काम चल रहा है ना, वो देख के ऐसे लगता है कि अभिमन्यु की जो स्टोरी है ना वो सच में होगी, क्योंकि अभिमन्यु के मम्मा ने वो सुना, मम्मा ने वो ग्रास्प किया। दूसरा जो रिसर्च मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एपिजेनेटिक्स तो है ही, सेकेंड रिसर्च फैक्ट आप लिख सकते हो कि बेबी कैन लिसन एंड बेबी कैन रिमेम्बर इन द वूम, ऐसे प्रूव हुआ है। आप बोलोगे कि 20-25 के बाद ईयरलोब्स डेवलप होते हैं तो बेबी ने पहले सुना होगा, अभिमन्यु ने तो कैसे फिर बाद में याद किया, नहीं। साउंड अगेन इट ट्रेवल्स विद द साउंड, जो साउंड है वो वाइब्रेशन के थ्रू बेबी तक जाता है एंड फिर वहां पे काम होता है। ओके, सो वहां पे बेबी को समझ में आता है कि मम्मा हैप्पी है, सो मम्मा के हैप्पी हार्मोन्स वहां पे पहुंचते हैं। मम्मा स्ट्रेस है तो मम्मा का कॉर्टिसोल वहां पे पहुंचता है, तो बेबी ऑल्सो गो इन स्ट्रेस। ये सोनोग्राफी पे उन्होंने दिखाया है कि मम्मा स्ट्रेस है तो बेबी भी स्ट्रेस्ड है, मम्मा हैप्पी है तो बेबी भी हैप्पी है। सो ये सभी तो हमारे इसमें दिया है ना,
कि मम्मा को हैप्पी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज गर्भ संस्कार। ओके, मम्मा के जो गुण हैं यानी उसका IQ, PQ, SQ, EQ, आपको चाहिए किसी को कि या फिर आपके जो कोई पेशेंट है उनको चाहिए कि बेबी सिर्फ बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, IQ उसका बहुत ज्यादा अच्छा हो एंड इमोशनली वो आपको पूछे भी नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं पूछे, तो ऐसे नहीं है, हमें सब बैलेंस चाहिए, राइट। सो IQ, EQ, PQ, SQ सभी का बैलेंस करने के लिए गर्भ संस्कार के कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो ये हमारा साइंस अभी बाहर जा रहा है, वहां पे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है एंड आगे जाके हम उनसे ही सीखने वाले हैं। ओके, सो प्रीनेटल योग तो है, योग से आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी, मम्मा का वेट कम होना, बहुत ज्यादा तरीके से बेनिफिट होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बेबी अगर घर में आए जिसका IQ, SQ सब बैलेंस है, वो उसके फैमिली को, वो उसके सोसाइटी को, वो उसके स्टेट को, वो उसके राष्ट्र को एक अच्छा व्यक्तिमत्व दे रहा है। सो दैट इज गर्भ संस्कार एंड ये हमारे इसमें अभी बहुत बूम में है ही, लेकिन उसके कुछ अच्छे सेंटर्स अभी तक नहीं बन पा रहे। ओके, सो मैंने इसको एक डेवलप किया है, मेरी 10-12 साल की जो रिसर्च है उस पे मैंने एक कोर्स डेवलप किया है, दैट इज फॉर डॉक्टर्स, योगा टीचर्स। ओके, सो उसमें ये सभी चीजें कवर होती है। पोस्टनेटल के तौर पे अगर हम आते हैं, सो पोस्टनेटल केयर में ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी एंड सीजरियन, तो इसमें योग कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी योग हेल्प करेगा एंड आफ्टर डिलीवरी अगर आप वज्रोली मुद्रा यानी कीगल एक्सरसाइज अगर सेकेंड डे से करते हो, आपको डिस्चार्ज मिला तभी से अगर आप पेशेंट को बताते हो, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वजाइनल प्रोलैप्स, आपका यूटेराइन प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, ये सभी चीजें आप आगे की लाइफ में जब वो औरत 40s के बाद, 50s के बाद, 60s में जाएगी तब उनको ये चीजें नहीं होगी अगर उन्होंने ये तभी गर्भिणी परिचर्या एंड उसके साथ योग के ये सब कुछ किया होगा तो। ओके, सो पोस्टनेटल केयर में हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 2 वीक्स के बाद नॉर्मल स्ट्रेचिंग, वॉक, योगा पेशेंट को बोल सकते हो एंड आफ्टर LACS आपको डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से ही 3 मंथ्स के बाद आप उनको नॉर्मल स्ट्रेचिंग, क्योंकि अंदर की वूंड तो हील नहीं होती है, बाहर की होती है, सो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सेप्ट एक्सट्रीम ट्विस्ट जो है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, प्लैंक है, ये नहीं करते हुए नॉर्मल बैक को सपोर्ट करने वाले आसनास, चेस्ट ओपनिंग आसनास, ये आप उनको अच्छे से बता सकते हो ताकि जो LACS के जो कॉम्प्लिकेशंस है या फिर जिसके वजह से उनको LACS में नहीं जाना चाहती, जो बैक पेन होता है, उन सभी को हम अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। सो योगा मैं कहूंगी कि आपके मेनार्के से लेके आपके मेनोपॉज तक अगर आप इसका लाइफ बनाओगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे हम ब्रश करते हैं, हम खाना खाते हैं, वैसे क्यों नहीं हम डेली योगा करते। कौन कौन करता? अरे वा, छान, 2च स्टुडंट्स, खूप कमी क्वांटिटी आहे बघा। म्हणजे आपण जर नाही केलं तर तुम्ही पुढे जाऊन 40s ला आल्यावरती जर तुमचेच गुडघे दुखायला लागले, तुमचेच कंबर दुखायला लागली, तर तुम्ही पेशंट कसे चेक करणार? तुमचंच BP वाढलं तर तुम्ही कसं करणार? त्यामुळे आपल्याला जे आहे स्वतःला हेल्दी तर ठेवायचं, त्यासाठी तुम्ही स्वतःसाठी योगा करा, तुमच्या फॅमिलीसाठी, मग सोसायटीसाठी आणि नंतर पेशंटला हे सगळं एक्सप्लेन तुम्ही करू शकता। थँक्यू गायनॅक डिपार्टमेंट, गायकवाड सर, सुजा मॅम, दळवी सर, अमृता मॅम, रेखा मॅडम, तुम्ही मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली इतक्या सगळ्या स्कॉलर्स समोर बोलण्याची। थँक्यू। थँक्यू पौर्णिमा मॅडम, अतिशय सुंदर आणि एकदम सोप्या रीतीने हॉर्मोनल बॅलन्स